हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 16 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, वी ऑन द डेली बेसिस डिस्कसेस एन इम्पोर्टेंट कोट जो कहीं ना कहीं हमारे जर्नी को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है, जिसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। एंड माई बेसिक एम इज टू इन्फ्लुएंस द माइंड सो दैट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाए। बिकॉज देर आर अनसर्टेनिटीज, देर आर प्रॉब्लम्स, बट देर आर सोल्यूशन एज वेल, देर आर पॉजिटिविटीज एज वेल। हमें पॉजिटिविटीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रेदर कि हम निगेटिव बातें को अपने माइंड में रखें एंड उसे प्रमोट करने दें कि वो हमारे माइंड को अफेक्ट करे। तो हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है सो दैट हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सके एंड जो हमारा बेसिक लक्ष्य है, टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ आवर पेरेंट्स, टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ आवर्स, उसे अचीव कर सके। सो उसके लिए पॉजिटिव कोट एंड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। एंड इसीलिए मैं आपको डेली बेसिस पे कोट प्रोवाइड करता हूं सो दैट इस कोट के माध्यम से आप एनर्जेटिक फील करो एंड अपने जर्नी एंड अपने टारगेट को आसानी से अचीव करने में एक एफिशिएंसी हासिल कर सको। सो फ्रेंड्स, आज के इस कोट में हम लोग विवेकानंद जी का कोट देखेंगे। सो लेट्स सी द कोट, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। इन ए डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए रॉन्ग पाथ। कहने का मतलब ये है कि आप डेली बेसिस में ऑब्जर्व करते हो कि सर्टेन प्रॉब्लम्स रहती है। आप सुबह उठोगे, कुछ ना कुछ इश्यू माइंड में चलती ही रहती है, कुछ नए इश्यूज आ जाते हैं, कुछ प्रीवियस इश्यूज रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, दीज इश्यूज अकर्स विथ ऑल एंड इफ ये इश्यूज नहीं आएंगे तो आप मजबूत नहीं हो सकोगे, आप स्ट्रेंथन नहीं हो सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब यूपीएससी की तैयारी को ज्वाइन किया था, तैयारी में घुसे थे, तो काफी ज्यादा चैलेंजेस आई थी, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हाउ टू मैनेज। तो ये सब चैलेंजेस धीरे धीरे दूर हुई। ये तभी दूर हुई जब आपने इंगेज किया अपने साथ, आपने इंगेज किया अपने माइंड के साथ एंड जो भी चैलेंजेज है उसको रास्ते में हटाते चले गए और अपना रास्ता साफ करते चले गए। इट इज जस्ट लाइक कि ये एक रास्ता है जिसमें कंकर पत्थर मौजूद है एंड आपको उस रास्ते पर चलनी है, उसके लिए आपको वो कंकर पत्थर हटानी पड़ेगी एंड हटाने के लिए वो एनर्जी भी प्रकृति आपको प्रदान करता है। इसलिए आपको अपने पर विश्वास रखने की जरूरत होती है सो दैट ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप हटती चली जाए। बिकॉज प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे आएंगी, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्वामी विवेकानंद, बिकॉज इन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स इन्होंने रिसर्च किए। इसलिए दीज कोर्स आज भी रेलिवेंट है एंड आज भी काफी ज्यादा कंपेलिंग है एंड हमें इन बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स आने दो, कितनी भी आए, कितनी भी बड़ी आए, कितनी भी छोटी आए, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डिस्पाइट एनी सर्कमस्टांसेस, एनी इवेंट्स आर गोइंग टू अकर इन द लाइफ। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस कोट ने काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की होगी। So let's move to our discussion and please like, share, subscribe कर सकते हो आप अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग 6 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ज्यादातर आपका इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यू है। द फर्स्ट वन इज GN वाजपेयी कमिटी रिपोर्ट ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 रिलीज, यानी कि GN वाजपेयी कमेटी रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा कि क्या बेसिक गोल्स थे IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाने के लिए एंड क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है इस कोड में
लेकिन सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाल के रखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो आप देख सकते हो जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कोई सी इंडिविजुअल ने, लेट्स से मैं लोन लिया और मुझे इंटरेस्ट एंड जो आपका ड्यूज है वो पे करना था बैंक को, लेकिन वी आर नॉट एबल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, हम उसे पे नहीं कर पा रहे हैं टाइमली बेसिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, बिकॉज मुझे जो ड्यू डेट में लोन पे करनी थी, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट चुकाने थे, वो नहीं पे कर रहा हूं। तो इंसॉल्वेंसी इज ए स्टेट ऑफ अफेयर्स जहां पर फाइनेंशियल डिफिकल्टी देखने को मिलती है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के साथ जिन्होंने लोन ले रखा है एंड वो अपना बिजनेस नहीं रन कर पा रहे हैं जो उस पेज के साथ पहले वो रन कर पा रहे थे। तो इंसॉल्वेंसी सिंपली मतलब है आपका कि आपने लोन लिया और आप पे नहीं कर पा रहे हो, और क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका बिजनेस सही से ऑपरेट नहीं हो रहा है। बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? बैंक्रप्सी बेसिकली लीगल स्टेटस मिल जाती है पर्सन को या फिर कोई सी भी कंपनी को कि भाई साहब ये व्यक्ति, ये कंपनी जो भी डेब्ट लिया है किसी भी बैंक के से या फिर इंस्टीट्यूशन से, उस लोन को, उस प्रिंसिपल को, उस इंटरेस्ट को रिपे नहीं कर पा रहा है। एंड अधिकांशतर केसेस में बैंक्रप्सी जो होता है वो कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से इम्पोज किया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो होप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में आपको क्लियरेंस आ गई होगी। बैंक्रप्सी यानी कि ये जो बैंक्रप्सी का टैग लगाया जाता है वो लीगल ऑर्डर के माध्यम से लगाया जाता है। इंसॉल्वेंसी सिंपली मतलब ये हुआ कि आपने लोन लिया और आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, है ना। तो होप इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंक्रप्सी में आपको क्लियर डेफिनेशन आ गई होगी। वैसे सब्जेक्टिव डेफिनेशन है अगर कहा जाए तो जो कमिटी है इन्होंने कुछ गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आईबीसी प्रोसेस को फॉलो की जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो 2016 में लाई गई थी एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एनपीए का इश्यू है हमारे देश में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको क्लियर किया जा सके। जो पेंडिंग ड्यूज है, पेंडिंग डेब्ट है कंपनीज की, फर्म्स की, उसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सके, जिसको हम डिस्ट्रेस्ड एसेट भी कहते हैं। तो देख सकते हो कमिटी ने सर्टेन गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर द आईबीसी प्रोसेस, जैसे डिस्ट्रेस्ड एसेट जो भी है, डिस्ट्रेस्ड एसेट यानी कि वही जिस एसेट का जो प्रिंसिपल है, लोन है, वो नहीं चुकाया गया है, उसे हम डिस्ट्रेस्ड एसेट के कैटेगरी में डालते हैं। तो उसका रिजोल्यूशन हो, इंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, एज वेल एज जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स यानी कि जो भी पर्सन्स, पर्सनैलिटीज इंगेज्ड है उस इश्यू में, उनके इंटरेस्ट पर भी ध्यान दिया जाए। तो क्या की रिकमेंडेशन सजेस्ट की गई हैं आप देख सकते हो। पहली बात तो ये कि स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए सो दैट एसेस किया जाए आईबीसी के सक्सेस या फिर उसके लिमिटेशन को, यानी कि आईबीसी 2016 में लाई गई थी, आपको भी पता है, लेकिन वो कितना सफल हुई, वो कितना विफल हुई, इसके असेसमेंट के लिए वी शुड हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस उसके इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि रियलाइबल रियल टाइम डाटा होनी चाहिए सो दैट जो आईबीसी कोड है उसके परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सके। बिकॉज अगर डाटा वैलिडेट नहीं होगा या फिर रिलेबल रियल टाइम डाटा की मौजूदगी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम आईबीसी या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो आईबीसी कोड के तहत किए जा रहे हैं वो कितनी अच्छी तरह से की जा रही हैं, क्या लिमिटेशन, ये सब आइडेंटिफाई नहीं की जा सकेंगी। देयरफॉर रियलेबल रियल टाइम डाटा इज एसेंशियल टू एसेस द परफॉर्मेंस। तीसरी जो सजेशन है या रिकमेंडेशन है वो बेसिकली ये कि स्टेप्स लिए जाने चाहिए टू ट्रैक क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल आउटकम्स ऑफ द कोड। क्वांटिफिएबल यानी कि जिसको मेजर कर सकते हैं, नॉन क्वांटिफिएबल यानी कि जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपका आईबीसी कोड लाया गया, अब बेसिकली इसके तहत दो चेंजेज हो सकते हैं, या तो रिजोल्यूशन प्रोसेस आपका आसानी से
फॉलोअप की जा सकती है, लोन रिकवरी अच्छे से हो सकती है। लेकिन नॉन क्वांटिफाइबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि क्या जो डेप्टर्स हैं, क्या जो फर्म्स है, उनमें बिहेवियरल चेंजेज आए या नहीं आए, सो दैट वो टाइमली लोन को दे सके, चुका सके। ये सब बातें बिहेवियरल चेंज इन द डेप्टर्स। तो स्टेप्स लिए जाने चाहिए सो दैट ट्रैक किया जा सके क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल आउटकम्स को। एंड नॉन क्वांटिफाइबल आउटकम्स मैंने आपको बताया कि जैसे बिहेवियरल चेंज आए हैं या नहीं आए हैं इन द डेप्टर्स, ये सब को बताता है। क्रेडिटर्स में कुछ बिहेवियरल चेंजेज आए या नहीं आए, तो इन सबको अच्छे से मेजर करने की जरूरत है along with रिसर्च एंड क्वांटिफाइबल प्रॉक्सी इंडिकेटर्स, यानी कि ये सब जो मेजर की जाएंगे, देयर विल बी डेडिकेटेड इंडिकेटर जिस ग्राउंड पर मेजर की जाएंगे। एंड आईबीसी के बेसिक की बात करें तो आईबीसी या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये क्या करता है, ये बेसिकली कोई भी कंपनी जो स्टेज है, स्टेज यानी कि जो लोन या प्रिंसिपल नहीं चुका पा रही है, तो आईबीसी मदद करता है कि इन कंपनीज, बेसिकली आईबीसी जो है आपका वो जो कंपनी है जिन्होंने लोन या प्रिंसिपल नहीं चुकाए हैं, जो स्ट्रेस्ड में है, उनके लिए रिजोल्यूशन प्लान लेकर आती है। चाहे वो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी हो, उसके लिए भी ये आपका आईबीसी ऑपरेट होता है, या फिर प्रोपराइटरशिप, उसके लिए भी आईबीसी वर्क करती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए भी आईबीसी आपका ऑपरेट होती है, या फिर अगर इंडिविजुअल ने अगर लोन ले रखा है, उन्होंने अगर नहीं चुकाया है, तो उसके लिए भी आपका रिजोल्यूशन प्लान चलता है, उसके लिए भी आपका आईबीसी कोड मदद करता है टू रिजॉल्व द स्ट्रेस। एंड इससे पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सर्टेन रिकमेंडेशंस भी दिया था कि कैसे हम आईबीसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बिकॉज आईबीसी को स्ट्रेंथन करना काफी ज्यादा जरूरी है। इट इज ऑल बिकॉज ये जो एनपीए की जो इश्यू है उसको कम करने में काफी बड़ा रोल निभा सकती है, एंड साथ ही साथ जो बैंक की हेल्थ है उसको भी अच्छा कर सकती है। ये आईबीसी का एक इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आता है। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सो दैट आईबीसी को स्ट्रेंथन किया जा सके? तो पहली बात तो ये कि स्पेशलाइज्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाए जो सिर्फ और सिर्फ आईबीसी के मैटर्स को हियर करेगी। तो इससे होगा क्या कि भाई साहब, अगर ये सिर्फ आईबीसी के मैटर्स को हियर करेंगे तो इनके पास पूरा एक प्रकार से मैकेनाइजेशन होगा या फिर सिस्टम होगा जो एक्सपर्टीज डेडिकेटली आपका आईबीसी के इश्यू को हियर करेंगे। एंड अलोंग विथ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किए जाए फॉर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो क्रेडिटर्स की ग्रुप होती है, और ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जो लोन दिए हुए होते हैं किसी फर्म को, एंड जब आपका आईबीसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होता है तो क्रेडिटर्स की कमिटी बनती है और ये मिलकर एक डिसीजन निकालते हैं कि किस वे में हमें रिजॉल्व करना है अपने मनी को। तो उसके लिए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, एज वेल एज स्ट्रेंथन द रोल ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, उनके रोल को स्ट्रेंथन करने की भी बात कही गई है। एंड आईबीसी प्लेटफॉर्म को डिजिटाइज किया जाए। तो बेसिकली इसका बेनिफिट यही होगा कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होंगी वो फास्टर होंगी, साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो और अच्छे से मैक्सिमाइज किया जा सकेगा। बिकॉज अगर डिले होता है रिजोल्यूशन प्रोसेस में तो जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसमें कमी आ सकती है, जिसके कारण जो मर्जर मिगर रिकवरी हो सकती है, बहुत ही कम रिकवरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्या की इश्यूज हैं विद आईबीसी, तो पहली बात तो मिगर रिकवरीज। मिगर रिकवरीज आप देख सकते हैं, केस स्टडी है आपके सामने कि 363 मेजर रिजोल्यूशन 2017 के बाद से इश्यू किए गए थे, लाए गए थे, रिजोल्यूशन प्लान बनाए गए थे, लेकिन बैंक का जो एवरेज हेयर कट रहा है वो 80% रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100% का या 100 रुपीज का लोन है तो उसमें से बैंक जो है 80% या 80 रुपीज माफ कर देती है, तो ओनली 20 रुपीज ही बैंक को मिल रहा है। तो ये होता है हेयर कट। हेयर कट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक्चुअल ड्यूज बैंक की किसी फर्म या किसी इंडिविजुअल के लिए 100 रुपीज है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान
जो अमाउंट सेटल हो रहा है वो आपका लेट से कि 80 रुपये ही पे किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि 20 रुपये का हेयर कट हो गया। या फिर अगर 100 रुपये में 20 रुपये ही डेप्टर की तरफ पे किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो कि 80 रुपये का हेयर कट किया गया है, तो ये होता है हेयर कट। एंड फिर क्या की इश्यूज हैं आप देख सकते हो, लॉन्ग पेंडेंसी एलोंग विथ लॉन्ग डिले इन रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन में भी आपका लॉन्ग डिले देखने को मिलता है। तो ये सब की इश्यूज हमने फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाइज न्यू प्रोटोकॉल फॉर पोस्टमार्टम प्रोसीजर। तो पोस्टमार्टम प्रोसीजर क्या है हमारे देश में एंड क्या नए प्रोटोकॉल नोटिफाई किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आपका सिलेबस है ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो आप देख सकते हो ये जो न्यू प्रोटोकॉल लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये आपका पोस्टमार्टम प्रोसीजर को रेगुलेट करेगा। किस वे में रेगुलेट करेगा, तो जो आपका पोस्टमार्टम प्रोसीजर है जो की जाती है स्पेशलिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसको अब रात में भी किया जा सकेगा। और इसका बेनिफिट यही होगा कि फास्टर रिलीज की जा सकेंगी बॉडीज की आफ्टर द पोस्टमार्टम। एंड इसका एक और बेनिफिट ये होगा कि जब फास्टर रिलीज हो सकेंगी बॉडीज की क्लियरेंस हो सकेंगी तो जो इनके ऑर्गन्स है उनको हार्वेस्ट किया जा सकेगा फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। एंड जो भी पोस्टमार्टम प्रोसीजर रात में परफॉर्म किए जाएंगे उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। एंड ये एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल जो केसेस हैं अंडर द कैटेगरी सच एज होमिसाइड, सुसाइड, रेप, डिकम्पोज्ड बॉडीज, सस्पेक्टेड फूल प्ले, उसको या उसका पोस्टमार्टम रात के समय नहीं किया जा सकेगा अनलेस देयर इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस निकल कर नहीं आती है तो इनसे रिलेटेड केसेस चाहे वो होमिसाइड हो, सुसाइड हो, रेप हो, इनका पोस्टमार्टम प्रोसीजर रात में बैंड है, नहीं किया जाएगा। एंड बेनिफिट क्या होगा, तो देख सकते हो ये जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर ये जो आपका प्रोसीजर में चेंज लाई गई है, इससे बेनिफिट यही होगा कि जो ऑर्गन डोनेशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, वो प्रमोट हो सकेंगे इंडिया में। एंड अगर हम बात करें ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया की क्या स्थिति है, तो पहली बात तो ये कि बहुत ही गड़बड़ स्थिति है। पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फैक्ट कि पर मिलियन पॉपुलेशन में ओनली 0.65 ऑर्गन डोनेशन रेट है। ऑर्गन डोनेशन रेट काफी कम है, पर मिलियन पॉपुलेशन में ओनली 0.65। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि लगभग 5 लाख लोग ईयरली बेसिस पे डाई कर जाते हैं बिकॉज उनके पास ऑर्गन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ हमारे देश में अच्छा खासा डेथ होता है एंड उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लो ऑर्गन डोनेशन रेट उनका यूटिलाइजेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में नहीं किया जाता और उसके कारण एडिशनल 5 लाख पीपल डाई कर जाते हैं एवरी ईयर ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गन। एंड ऑर्गन डोनेशन भारत में रेगुलेट होता है बाय द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, जो वेरियस रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड इट्स स्टोरेज। एंड 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था एंड इसके तहत जो डिसीज्ड ऑर्गन है एंड टिश्यू डोनेशन है वो प्रमोट किया जा सके। डिसीज्ड ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन यानी कि जो व्यक्ति डेथ हो गए हैं उनके जो ऑर्गन है, जो हेल्दी ऑर्गन है, उन ऑर्गन का यूज किया जा सके, डोनेट किया जा सके। एंड इससे बेनिफिट यही होगा कि जो वल्नरेबल पुअर है, जिनको ऑर्गन ट्रैफिकिंग में जूझना पड़ता है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पुअर सेक्शन है, आपको ही पता है अगर कोई हेल्थ की इश्यूज आई जहां पर इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होगी तो इनको पैसे जुटाने पड़ेंगे और इतने ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है कि ये फुलफिल नहीं कर पाते, जिस कारण इनको और ज्यादा फर्दर परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इससे बेनिफिट यही होगा कि ये जो वल्नरेबल पुअर है उनको सेफ गार्ड किया जा सकेगा फ्रॉम द ऑर्गन ट्रैफिकिंग। एंड नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये आपका एपेक्स सेंटर
के रूप में काम करता है, एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है, जो सारे के सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है एंड लिंक करता है रिलेटेड टू द प्रोक्यूरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज जो इंडिया के लेवल पर हो रही है। एंड साथ ही साथ ये रजिस्ट्री भी मेंटेन करता है ऑर्गन्स की, टिश्यूज डोनेशंस की एज वेल एज ट्रांसप्लांटेशन की इन द कंट्री। तो इससे आपका ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। लेकिन जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात होगी तो इथिकल डायलेमाज भी आएंगे, इथिकल कंसर्न्स भी आएंगे। तो क्या एथिकल कंसर्न्स है रिगार्डिंग द ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन? तो पहली बात तो ये कि जो ऑर्गन एलोकेशन है वो इक्विटी ऑफ प्रोसेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गन एलोकेशन किए जाते हैं, अब डिमांड तो काफी ज्यादा है, अब डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी कम है, तो इसके कारण क्या होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है ऑर्गन डोनेशन की, ऑर्गन एलोकेशन की। दूसरी इश्यू क्या आ गई? डिस्पैरिटीज इन एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर फॉर माइनॉरिटीज एंड अदर डिसएडवांटेज सेक्शन। इसके अंतर्गत क्या है कि जो रिच पर्सन होंगे उसको इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा इन ऑर्गन डिवाइसेस की, इन ऑर्गन्स की, लेकिन जो आपके माइनॉरिटीज है, अदर डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको काफी ज्यादा कसरत करनी पड़ती है टू गेट द ऑर्गन्स, बिकॉज इनके पास पैसे की कमी होती है, पहुंच की कमी होते हैं, ये सब आपके कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं। तो डिस्पैरिटीज इन एक्सेसिबिलिटी दूसरा कंसर्न है। दूसरा ऑर्गन एलोकेशन एंड इक्विटी ऑफ प्रोसेस। एंड तीसरा कंसर्न है चिल्ड्रन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए डोनर, बिकॉज ये जो चिल्ड्रन होते हैं वो उतने ज्यादा ओल्ड नहीं होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो, जिनके सारी जानकारियां हो कि हाँ इसके कारण क्या नेगेटिव रिपोर्कशंस हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ये सब जानकारी चिल्ड्रन को नहीं होती है। लेकिन चिल्ड्रन को हम लोग बेसिकली ये जो आपके होते हैं डोनर्स के रूप में यूज किया जाता है। तो चिल्ड्रन का भी कंसर्न आ जाता है, एथिकल कंसर्न। तो ये इस आर्टिकल को डील करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Amid protest by advocates, Center notifies transfer of Madras High Court Chief Justice। तो आप देख सकते हो एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट जारी रखे, फिर भी आपका जो सेंटर है उन्होंने ट्रांसफर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफर करने की पावर है वो आपका प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट सोलली ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर या फिर अपॉइंटमेंट होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विथ आपको ही पता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उस आधार पर आपका ट्रांसफर ऑफ जजेज हो या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज हो उसकी नॉमिनेशन हो, वो सब होती है कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर। तो बेसिकली सबसे पहले सिलेबस को लुक डाउन करते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है, इससे पहले जो हमारा वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला, वो आपका मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, उसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो जुडिशरी का इश्यू है वो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इसके अंतर्गत कवर होगी। बेसिकली ये जो आर्टिकल नंबर 3 लिखा गया है ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात है, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 222 आपको याद रखनी है, बिकॉज आर्टिकल 222 डील्स विद द प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जजेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। तो ये आर्टिकल 222 डील करता है, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इश्यू क्या चल रही थी कि जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसको ट्रांसफर किया गया मेघालय हाई कोर्ट में। ट्रांसफर के बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, बिकॉज कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफर किए गए हैं ये प्यूनिटिव नेचर है, यानी कि लगभग पनिशमेंट के रूप में लगता है ये ट्रांसफर की गई है रेदर की आपका प्रमोशन। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अदर लीगल प्रोविजन की बात करें तो ट्रांसफर कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्यूनिटिव एक्शन। पहली बात तो ये, दैट्स वाई ये इश्यू काफी ज्यादा रेज हो रही है। तो क्या प्रोसीजर है ट्रांसफर ऑफ जजेज को लेकर? पहली बात तो ये कि जो इनिशिएशन है प्रपोजल की कि हमें भाई साहब ट्रांसफर करनी है जजेस की, वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशिएट करेंगे। एंड
इनका जो ओपिनियन होगा इस टॉपिक पर वो डिटर्मिनेटिव होगा, यानी कि यही जो है बेसिकली डिटरमाइन करेंगे कि ट्रांसफर का प्रपोजल रेज किया जाए या न रेज किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कंसेंट ऑफ जज, लेट्स से कि कोई जज है जिसका ट्रांसफर करना है, तो उसका कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो फर्स्ट या फिर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही क्यों ना हो। तो आप अच्छे से याद रख लेना, कंसेंट ऑफ जज फॉर हिज फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सारे के सारे ट्रांसफर्स होंगे वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, लेकिन यहीं पर आपका ये इश्यू आ रहा है, बिकॉज कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर हुए हैं इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज बेसिकली प्यूनिटिव इन नेचर। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो संविधान हमारा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं करता है, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं करता है बाय विच सच पावर्स इज टू बी एक्सरसाइज। एंड पावर टू सेलेक्ट, अपॉइंट एंड ट्रांसफर द जजेज, वो आपका सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जो वेरियस फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस से निकल कर आया है, वहां से आपका ये पावर निकल कर आता है। एंड वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आई हैं फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन द टॉपिक ऑफ जज ट्रांसफर। तो वहां से क्या पॉइंट निकल कर आता है? पहली बात तो ये कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेज होंगे वो प्यूनिटिव मेजर के रूप में नहीं होंगे, यानी कि सजा के बेसिस पर नहीं कि हम सजा दे रहे हैं इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर तो वो बेसिकली आपका प्रमोशनल बेसिस पे होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एंड आप देख सकते हो ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर ओनली ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, यही है, ये आपका है फॉर बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जो ट्रांसफर होंगी वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर होंगी एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होंगी, ना कि प्यूनिटिव मेजर्स के तौर पर होंगी। एंड ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्करेंस ऑफ सीजीआई आफ्टर इफेक्टिव कंसल्टेशन। यही बात मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं जजेज की सिर्फ और सिर्फ सीजीआई के कंकरेंस के बाद, और सीजीआई कंकरेंस कहाँ से लेता है? कंसल्टेशन करवाता है बेसिकली, जो कॉलेजियम सिस्टम होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके, वहां से। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स शोज डिसमिसल डाटा ऑन कन्विक्शन इन कस्टोडियल डेथ केसेस। आपको ही पता है जो क्राइम के रिपोर्ट आए हैं फिलहाल, ये क्राइम की रिपोर्ट एनुअली रिलीज की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड केसेस है वहां पर जो कन्विक्शन रेट है, तो बेसिकली आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो, जो एनुअल रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा लाई गई है। इसमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि ओवर द लास्ट 20 ईयर्स 1888 कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से जो 893 केसेस हैं वो पुलिस पर्सनल के खिलाफ रजिस्टर की गई थी एंड ओनली 358 पर्सनल चार्जशीटेड की गई हैं, और उसमें से भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ 26 पुलिसमैन कन्विक्ट की गई इस पीरियड में। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी यहाँ देखने को मिल रही है अगर हम केसेस रजिस्टर वर्सेस द कन्विक्शन रेट की देखें तो। जब हम बात करते हैं कस्टोडियल वायलेंस की, तो कस्टोडियल वायलेंस आपका बेसिकली वायलेंस है, पुलिस कस्टडी में होता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है, एंड डेथ भी हो सकती है इस कस्टोडियल वायलेंस के कारण, अलोंग विथ रेप, टॉर्चर और 2 अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। तो कस्टोडियल वायलेंस में आपका डेथ भी हो सकता है, इवन रेप एंड टॉर्चर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विडंबना आप देख सकते हो कि जो कस्टोडियल वायलेंस है वो डिफाइन ही नहीं की गई है अंडर एनी लॉ। एंड अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में आपका क्या क्या है कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए? तो आर्टिकल 20 आपको पता है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हो भी गया है तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर आर्टिकल 20। दूसरा है आपका आर्टिकल 21 जिसके तहत आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, एंड तीसरा है आपका आर्टिकल 22 जिसके तहत राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं आपके। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट्यूटरी सेफगार्ड्स की, तो स्टेट्यूटरी सेफगार्ड्स में आप देख सकते हो जो सेक्शन 330 है, सेक्शन
331 एंड सेक्शन 348 ऑफ द आईपीसी। जो दूसरा है आपका सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब आपका सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कस्टोडियल वायलेंस को लेकर, एज वेल एज सेक्शन 76 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 29 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 जो इनेक्ट की गई थी टू कब द टेंडेंसी ऑफ द पुलिसमैन टू रिजोर्ट टू टॉर्चर, है ना। पुलिस के अंतर्गत टॉर्चर भी होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव द सेक्शन 29 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। तो सजेशन क्या की गई है, तो बेसिकली जो 11 पॉइंट गाइडलाइंस मेंशन की गई डीके वासु केस में बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसको इंप्लीमेंट किया जाए प्रॉपर्ली टू डील विद द कस्टोडियल वायलेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 273 रिपोर्ट पॉइंट्स ऑन द कस्टोडियल टॉर्चर। तो जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है 273 रिपोर्ट में, जिसमें आपका कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर टॉपिक है, उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए एंड सीसीटीवी कैमराज को इंप्लीमेंट किया जाए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। एंड क्या चैलेंजेज आती हैं टू डील विद द कस्टोडियल वायलेंस, तो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है ही नहीं। कैसे? बिकॉज कस्टोडियल वायलेंस को अभी भी डिफाइन किया ही नहीं गया है एंड इट इज नॉट क्रिमिनलाइज, ये याद रखना, ठीक है। तो जो कस्टोडियल वायलेंस है स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज। एंड दूसरा लैक ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तीसरा पुअर स्टेट ऑफ प्रिजन्स एंड पुअर विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम। चौथा आपका नॉन रेटिफिकेशन ऑफ यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, यानी कि जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसका हमने रेटिफिकेशन नहीं किया है एंड रेटिफिकेशन नहीं किया इसलिए हम लोग उनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते। एंड प्रिजन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पूरे स्टेट में है। एंड पुअर विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम, कि जो विटनेस जो गवाह देगा उसको भी सेफगार्ड करना जरूरी होता है, लेकिन वी हैव द पुअर सिस्टम ऑफ दीज। एंड तो हमने ये कस्टोडियल वायलेंस को डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर टू गिव स्टेट्स ₹95,000 करोड़ एज टैक्स डिवोल्यूशन अमाउंट। तो बेसिकली टैक्स डिवोल्यूशन अमाउंट आपको पता है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 के तहत कंस्टिट्यूट की जाती है और वो डिसाइड करता है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन कितना होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सबसे पहली बात तो हम आर्टिकल नंबर की सिलेबस को देख लेते हैं। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 5 है, आर्टिकल नंबर 5 है तो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका सेंटर ने डिसीजन लिया है, बेसिकली ये इसलिए आया है बिकॉज सर्टेन स्टेट ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब जो टैक्स डिवोल्यूशन का हिस्सा है हमारा, आप उसको एडवांस में दे दीजिए सो दैट जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको हम पुश कर सके आगे, कैपिटल सेक्टर में हम खर्च कर सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि वैसे खर्च जो हम कैपिटल बनाने के लिए, एसेट बनाने के लिए जब करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बेसिकली वो इसीलिए डिमांड आई है बिकॉज जो स्टेट्स हैं लगभग आपका 20 स्टेट्स, इन्होंने नियरली 80% ऑफ हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए है ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो अब इनके पास खर्च करने के लिए फंड जो है वो कमी पड़ रही है। दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि हमें एडवांस में ही आप फंड रिलीज कीजिए। तो दैट्स वाई ये आपका एक्शन आया है। एंड स्टेट्स को आपको ही पता है 41% शेयर मिलता है सेंट्रल टैक्स में से एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन फार्मूला। एंड ये जो 15th फाइनेंस कमीशन फार्मूला के तहत जो डिवॉल्व की जा रही हैं पैसे वो 14 इंस्टॉलमेंट्स में की जाएंगी, लेकिन चूंकि स्टेट में फंड क्रंच चल रहा है दैट्स वाई एडवांस में आपका 95,000 करोड़ दी जा रही है। अन्य क्या सजेशन है जो सेंटर के द्वारा दी गई है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो पहली बात तो ये बोला है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी है तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? तो जो एसेट है आपके उसको आप मोनेटाइज करो, पोटेंशियली मोनेटाइजेबल एसेट इन द स्टेट जो लेफ्ट आउट की गई हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की तरफ से, तो आप उसे मोनेटाइज करो सो दैट वहाँ से जो पैसे आएंगे उस पैसे को आप कैपिटल में खर्च करो, कैपिटल एसेट क्रिएट करने में खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करो। एंड स्टेट्स अंडरटेक पावर रिफॉर्म बिसाइड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि स्टेट को पावर रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। अलोंग विद इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करिए तो यहाँ से भी पैसे आपको आ जाएंगे। और कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स को इनहेंस करके। अलोंग विद लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस को आप स्मूथन करिए बिकॉज लैंड एक्विजिशन करने में काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, काफ़ी ज़्यादा बॉटलनेक्स है।
तो उसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनीज है वो नहीं आ पाती एंड उसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फंड है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, जो आपका डेवलपमेंट है वो इंश्योर नहीं हो पाती एंड लैंड इज वन ऑफ द मेजर बोटलनेक ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड वी हैव द वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोविजन लाया जाए जो फाइनेंस करेगा सोशली रिलेवेंट बट फाइनेंशियली अनवायबल प्रोजेक्ट। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब बेसिकली 80 रुपये खर्च करते करते पता चला 20 रुपये की कमी हो गई, तो 20 रुपये के कारण ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी। And earlier union budget for 2021-2022 has allocated Rs 5.54 lakh crore capital outlay, which is an increase of 34.5% over the previous year। तो देख सकते हो यूनियन बजट 2021 जो है आपका, इन्होंने कैपिटल आउटले कितने का रखा है, 5.54 लाख करोड़ का रखा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 34.5% ज़्यादा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी कैपिटल एसेट क्रिएट करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। नेक्स्ट इज योर स्पेशल कोर्ट्स फॉर MP MLAs नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बेसिकली स्पेशल कोर्ट MP MLAs से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, केसेस है, उनको सॉल्व करने के लिए लाई जाती हैं सो दैट टाइमली या एक्सपीडियस रिजोल्यूशन हो सके केसेस का। तो आप देख सकते हो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो आप देख सकते हो ये जो MP MLAs बेसिकली विच इज ए क्लास इन इटसेल्फ एंड इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट की जा सकती है सो दैट एक्सपीडियस ट्रायल हो सके क्रिमिनल केसेस का अगेंस्ट द MPs MLAs विच इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्पेशल कोर्ट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये से होना चाहिए टू डील विद द MP MLA रिलेटेड केसेस। एंड बेसिकली इश्यू तब आई बिकॉज पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब ये लीगली परमिशबल है ही नहीं कि स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जाए, बिकॉज जो स्पेशल कोर्ट है ये MP या MLA पर जो फैसला सुनाएगा वो हो सकता है जुरिडिक्शन को, डिसीजन को ओवरराइड कर दे ऑफ ए स्पेशल कोर्ट विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस अंडर द एक्ट, फॉर एग्जांपल पोस्को या फिर PCA एक्ट। तो इसके अंतर्गत भी स्पेशल कोर्ट होते हैं। अब ये अगर कोई फैसले सुनाएंगे और अगर ये स्पेशल कोर्ट फैसले सुनाएगा तो हो सकता है ओवरराइड इन जुरिडिक्शन हो जाए, ओवरराइड इन डिसीजन हो जाए। इसलिए जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो स्पेशल कोर्ट है वो ओनली भी ऑफेंस सेंट्रिक, यानी कि ऑफेंस सेंट्रिक पर होना चाहिए एंड नॉट ऑफेंडर सेंट्रिक, यानी कि ऑफेंडर जो है, अब 50 ऑफेंडर होंगे तो 50 के लिए 50 स्पेशल कोर्ट नहीं होंगे, ये कहने का मतलब था उनका। जबकि ऑफेंस अगर सेम है तो उसके लिए कोर्ट भी सेम होने चाहिए, ये बातें कही गई मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया ऑन एग्जामिनिंग कि वेदर दीज स्पेशल कोर्ट क्या डिप्राइव कर देती हैं एक्यूज्ड को ऑफ देयर राइट कि वो अपील कर सके स्पेशल कोर्ट, बिकॉज स्पेशल कोर्ट के पास भी पावर होता है सेशन कोर्ट का, तो ये भी फैसले सुना सकती है। तो हो सकता है कि जो राइट ऑफ अपील है वो उनका डिप्राइव हो जाए। तो नॉर्मली अगर एक्यूज्ड फेल हो जाती है बिफोर मजिस्ट्रेट तो वो अपील कर सकते हैं बिफोर द सेशन कोर्ट, एंड जो सेशन कोर्ट होता है वो आपको फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होता है एंड हाई कोर्ट इज द सेकंड अपीलेट कोर्ट। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एक्यूज्ड जो है वो अपना राइट खो देती हैं टू डिफेंड देयर केस बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड उनको फिर जो उनके राइट है टू मेक देयर फर्स्ट अपील बिफोर ए सेशन कोर्ट वो भी खत्म हो जाता है। यही इश्यू नजर आ रही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जा सकते हैं टू फास्ट ट्रैक द लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल्स ऑफ द लॉ मेकर, एंड ये जो डिसीजन है ये नेसेसिट की गई थी एज ओवर 4400 क्रिमिनल ट्रायल्स रेंजिंग फ्रॉम करप्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग। ये आप समझ सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जो करप्शन के केसेस है 4400 क्रिमिनल ट्रायल्स चले हैं दशकों से। और ये क्यों चल रहे हैं, क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं, क्यों इन पर समाधान नहीं हो रहा है, बिकॉज पावरफुल MPs MLAs ने अप्रोच किया है हाई कोर्ट्स को एंड गोट एन इंटरिम स्टे। तो ये दिक्कतें आ रही है। तो हो फ्रेंड आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।